नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक बार। दोस्तों, हमने अभी तक देखा पंकज कुमार द्वारा लिखी कहानी अनुराधा में किस प्रकार अनुराधा जब शादी करके एक नए घर में आती है, तो वह बताती है कि वो जो घर था, बना तो नया था लेकिन पुराने ढंग से बना था और धीरे-धीरे वो अपनी पारिवारिक ज़िंदगी शुरू करती है। तो कुछ समय बाद ही उसे पता लगता है कि जो उनके पति हैं, उनको एक भयानक बीमारी हो गई है। जी हाँ, जिसे एड्स कहते हैं और उसके बाद से ही जो उनके सगे-संबंधी थे, जो उनके भाई वगैरह थे, सारे क्या है उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। लोग उनके घर के पास से भी गुज़रना सही नहीं समझते थे। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं कहानी में। लेकिन जल्द ही मेरे अहंकार, मेरी इन आत्ममुग्धताओं से मेरी निष्कृतियों का दौर भी प्रारंभ हुआ। डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद मैं विजय के कमरे में ही सोती थी, किसी 8x9 के डबल बेड पर, ताकि विजय एकाकी न महसूस करें। रात ढल रही थी, खाना जैसे भी हम खा सकते थे खा लिया था। विजय पलंग के एक ओर पड़े हुए करवटें बदल रहे थे और दूसरे छोर पर मैं असाध्य व्यथा से भरी हुई जाग रही थी। अनायास ही विजय के हाथ मेरे बालों को सहलाने लगे थे। मैंने अपनेपन से भरकर सांत्वना के भाव से उन हाथों को थाम लिया। हाथ गर्म थे, जाहिर था उन्हें बुखार था। मैंने चरम व्यथा और करुणा से भरकर विजय की गर्म हथेलियों को अपने चेहरे और तकिए के बीच में रखकर दबा लिया। मन में आया कि चीख चीख कर रोऊं। न जाने कब मेरी आंखों से अश्रुधार बह निकली। उससे विजय की हथेलियां गीली हो उठी थी। विजय अपने स्थान से खिसक कर और भी निकट आ गए थे। उन्होंने अपनी रुग्ण हथेलियों से मेरे चेहरे को स्पर्श करते हुए गौर से देखा, फिर मेरे आंसू पोंछकर कहा, तुम इस तरह रोती हो तो मुझ पर क्या बीतती है उसे तुम समझ नहीं पाती हो। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जितने दिन भी जी सकूं, मृत्यु भय से मुक्त होकर जी सकूं। मैं अपनी मौत के दिन गिनना नहीं चाहता अनु, मैं जीना चाहता हूँ। और आंसू थमने की बजाय और भी प्रवाहमान हो उठे। विजय की व्यथा भी जैसे घटने की बजाय मेरे आंसुओं से और अधिक तीव्र हो उठी। कैसी विचित्र परिभाषा थी प्यार की। विजय कहते, मेरी जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, मैं उसमें तुम्हें अधिक से अधिक प्यार देना चाहता हूँ। एक बच्चा तुम्हें दे जाऊं जो मेरे बाद तुम्हारा संबल हो सके। किंतु मैं तो जैसे अपने आंसुओं के सैलाब में स्वयं ही डूबती जा रही थी, बेसुध। विजय ने अपने उत्तप्त आलिंगन में मुझे बांध लिया था। दूसरे दिन घर के पिछवाड़े से लगे छोटे बगीचा नुमा खंड में अम्मा जी ने मुझे घेर कर कहा, विजय से भागा ना करो दुल्हनिया, यही तो औरत का धर्म है। पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है। इसी में औरत का इहलोक और परलोक दोनों हैं। अम्मा की बातों से मुझे किसी साहित्यिक पत्रिका की वो पंक्ति स्मरण हो चली, जिस्म के मकान को हमेशा सजा धजा कर रखना चाहिए, चाहे उसका मालिक कैसा भी हो। मैं कैसे समझाती अम्मा जी को कि औरत देह ही की नहीं, दिल और दिमाग भी है। दिन बीत रहे थे ऐसे ही घृणा, प्रेम, दया, क्रोध, जीवन मृत्यु, रोग, शुश्रूषा के द्वंद्व में। विजय प्रतिदिन छिजते जा रहे थे। अब ना तो उनके पास उनकी वे आक्रामक मुद्राएं बची थीं, ना वैसी उद्दाम दैहिक वासना। धीरे धीरे उनका बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था और विदाई की वो घड़ी भी सामने आ गई। घोर कारी रात्रि थी, बिजली गुल थी। विजय के पास अकेली मैं बैठी थी। आज सुबह से ही अचेत विजय के गले से घर घर की आवाज आनी शुरू हो गई थी। बाबूजी विजय की हालत देखकर शाम को ही अजय को लिवा लेने शहर चले गए थे। क्रमशः विजय के कंठ से घर घर को ध्वनि क्षीण होते होते बंद ही हो गई। मैंने उनके मुंह के पास कान सटाकर सुना, उनकी छाती पर सिर रखकर सुना, उनकी पतली कलाइयों को थाम कर सुना। सभी मौन थे।
तब मैं रोना चाह रही थी, चीख चीख कर रोना चाह रही थी। विजय के जाते ही मैं जैसे भार मुक्त हो उठी थी, भय मुक्त थी। मेरे कंठ में बहुत दिनों से जो रुलाई अटकी पड़ी थी, आज वो भी मुक्त हो जाना चाह रही थी। मैं विजय की लाश को वहीं छोड़ लंबा आंगन, चौड़ा बरामदा पार कर अम्मा के कमरे तक गई और बाहर से आवाज दी, अम्मा जी देखिए, जरा चलकर देखिए। अम्मा जी शायद जगी हुई ही बैठी थी। क्या हुआ? चला गया विजय। अम्मा जी, आवाज बिल्कुल ठंडी थी अम्मा की, प्रेत ध्वनि की भांति सन्नाटे भरी। पर जब समय को लकवा मार जाता है तब सन्नाटा स्वयं चीखने चिल्लाने लगता है। अम्मा भी भीतर से जरूर चीख रही होंगी। आगे आगे मैं चली, पीछे पीछे अम्मा। अम्मा ने पास जाकर विजय की नब्ज टटोली, धड़कने आंकी, देह को छुआ और लंबी सांस लेकर कहा, चला गया, मानो प्रेत बोले। अम्मा ने स्थिर स्वर में मुझे आदेश दिया, उसकी छाती पर गिरकर नहीं रोना दुल्हनिया, बच्चे को मिर्गी के दौरे आएंगे। जो चला गया सो चला गया, उसे तो सहेजना होगा ना जो बच गया है। अम्मा शायद होने वाले बच्चे के लिए चिंतित थी, पर मैं क्या बची हुई ना थी? मुझे सहेजने की चिंता किसी को नहीं थी। सवेरे अजय आए, अपनी पत्नी करुणा और बाबूजी के साथ। अन्य कोई नहीं था हमारे इर्द गिर्द। पड़ोसी तो दूर की बात, सगे संबंधी भी विजय की बीमारी की असलियत जानकर साथ छोड़ गए थे। अंतिम संस्कार व अन्य क्रियाक्रम जैसे तैसे पूरे हुए, मगर इन सारे प्रक्रम में मैं तटस्थ रही, मानो मैं तमाशा बीन हो उठी थी। भोगता तो भोगता, कर्ता भाव भी मुझसे कोसों दूर था, मगर हाँ, जहाँ जरूरत पड़ी मैंने हाथ लगाया। अंततः यह अभियान पूरा हुआ, लेकिन नहीं, अभी मैं बाकी थी। मैंने स्पष्ट सुना कि मुझे स्नान गृह का एकांत छोड़कर नहर पर जाकर खुले में स्नान करना होगा। हमारे घर के पिछवाड़े गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर नहर बहती थी। अम्मा जी और मैं उधर ही चल दिए। अम्मा जी के हाथ में सफ़ेद सी धोती थी, विजय को उड़ाए जाने वाले कफन से जरा सी अलग, जो मुझे पहननी थी। नहर का रास्ता मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं था। इससे पहले मैं सिर्फ एक बार नहर पर आई थी, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व। तब नई नई ब्याही इस गांव में आई थी। ब्याह के चौथे दिन चौथारी नहाने की वो परंपरागत रस्म थी। रंगीन कपड़ों और दमकते गहनों में लिपटी थी। सजे संवरे विजय खुश थे। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी धजी गांव रिश्ते की तमाम औरतें थीं। आगे आगे ढोल बजाता ढोलकिया था, चुहल करते गांव के छोटे छोटे बच्चे थे। पीछे पीछे झूमर गाती औरतें थीं, और उस झुंड में भीतर भीतर हुलसती लजाई चाल से चलती थी मैं। अतः गर्व और आनंद से दीप्त चेहरे वाले विजय थे। मुझसे 10 कदम की दूरी पर अम्मा चली आ रही थी, मौन। आज की इस शाम में धरती पर से किरणों का सुनहला मजमा उठ चुका था। एक उदास कालिमा से वसुंधरा आविष्ठित थी। आकाश में उड़ते पंछियों का क्रमशः मौन होता कलरव विदा के शोक गीत गा रहा था। स्नान के बाद अब इधर सफ़ेद धोती लपेट श्रृंगार विहीन एक वस्त्रा में घर लौटी तो जैसे एक दूसरी अनुराधा हो चुकी थी। फिर भी मेरे भीतर की अनु विजय और उनके साथ बिताए अतीत के क्षणों को पल पल अपने तृप्त निश्वास के रूप में मेरे सामने उछाल देती। घर लौटते लौटते राह की हवाओं में मेरे बाल लगभग सूख चुके थे और अब धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे मेरे रेशमी बाल। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के अस्तित्व में आ जाने की घोषणा के साथ अजय ने इस बात पर बल दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर की देख रेख में मैं हूँ, उसे विजय की बीमारी के बारे में बतलाकर अनुराधा भाभी और उनके होने वाले बच्चे को तो खतरे से बचा लिया जाए। किंतु ना तो अम्मा उस पक्ष में थी और ना ही बाबूजी। मैंने साहस जुटाकर दबी जुबान से अम्मा जी से कहा, डॉक्टर को सब कुछ बताकर मेरी HIV जांच भी करवा लेनी चाहिए।
अम्मा ने कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, फायदा? मान लो कि यदि मेरे बेटे का रोग तुम्हें लग ही चुका है, तो भी क्या उसका इलाज संभव हो सकेगा? चलिए दोस्तों, आज हम कहानी को यहीं विराम देते हैं और इसके आगे की कहानी सुनाते हैं आपको अगले भाग में। तब तक के लिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।